जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के मॉडल पेपर जो जारी किया गया है उनका सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों जैसे कि आप लोग को पता है कि 4 फरवरी से आप लोग का स्टार्ट एग्ज़ाम है और समय आप लोगों के बीच अब बहुत कम है। ये जो बच्चा 1 महीना है ये आपके लिए काफ़ी कीमती है बच्चों। तो इन कम समय में आप लोग को अच्छे प्रश्नों को पढ़ना होगा, जिससे पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए हम लोग जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उनके सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बच्चे आइए, जो खंड ए होता है बच्चों, ठीक है, उसमें एमसीक्यू प्रश्नों को पूछा जाता है और खंड बी में जो है वो 2 नंबर्स के रहते हैं। ठीक है, तो खंड बी के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपके पास में है कि संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें। ठीक है, यानी पूछा गया बच्चों कि संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए काफ़ी अजीब प्रश्न है। ठीक है, और अधिकतर बच्चे जो होते हैं उसको छोड़ करके आते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है, सॉरी प्रश्न संख्या 1 है ना, तो संख्या 6 और 20 का एलसीएफ पूछा गया है और एचसीएफ। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड पहले हम लोग करेंगे। तो 6 का कहोगे सर 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब 20 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 20 का अगर जो नहीं भी जानते तो, ठीक है, तो 20 का हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 20 लिखिएगा, 2 से लग जाएगा। ठीक है, 10 बार में फिर 2 से लगेगा, 5 बार में फिर लगेगा, 5 बार में 1 बार। ठीक है, 5 से 1 बार में, तो 2 इंटू 5। अब बच्चों इन दोनों में देखिए कॉमन किया जा रहा है, तो कहोगे सर 2 कॉमन जा रहे हैं, एक तो समय कॉमन चल जाता है। ठीक है, तो 2 कॉमन जा रहा है और कोई जा रहा है कॉमन तो नहीं, तो इनका जो एचसीएफ हो जाएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा 2। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 2। अब हमें एलसीएम फाइंड करनी है, तो एलसीएम क्या होगा, जो एचसीएफ होगा। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे एलसीएम निकालनी है, तो यहाँ पे 2 तो आया कॉमन, इसको 2 रखेंगे। क्या क्या नहीं मिला बच्चों, तो यहाँ पे कहोगे सर 3 नहीं मिला, यहाँ पे 2 नहीं मिला और यहाँ पे 5 नहीं मिला, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया, तो कहोगे सर एलसीएम 60 और एचसीएफ कितना था, तो एचसीएफ 2। ठीक है, इतना करना है और इससे आप लोग को 2 मार्क्स यहाँ से मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का शून्य की ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का शून्य ज्ञात करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो पहले होता है बच्चों इसको हम लोग ये कहते हैं, एक्स के जो पहले होता है इसको हम लोग बी कहते हैं, और एचआर जो होता है उसको हम लोग सी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे एक नियम है कि ए और सी को पहले गुना किया जाता है। तो यहाँ पे कितना है 1 को 12 से गुना कीजिए तो 12। अब 12 को ऐसी 2 संख्या में तोड़िए, ठीक है, ताकि यहाँ पे जोड़ने या घटाने में 7x आ जाए, गुना करने पे 12 आ जाए। तो कहोगे सर 4 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, तो 4 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x। अब देखिए माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7 x से आ रहा है ना, प्लस 12। अब समझिए यहाँ पे ये दोनों में से कॉमन लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पे माइनस 4x प्लस 12, यहाँ पे कॉमन जाएगा तो क्या जाएगा सर, कहोगे x कॉमन ले लेंगे, तो x अगर यहाँ से निकाल ले तो क्या बचा x माइनस 3। ठीक है, चूँकि यहाँ से x निकालें तो 3 बचा ना बच्चों। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 12 है, 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, तो दोनों में कॉमन क्या मिला, तो x माइनस 3, तो इसको एक लेंगे x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है माइनस 4, तो इसको ले लेंगे x माइनस 4। ठीक है, बस इतना ही करना आप लोग को। इसके बाद लिखिए x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा 3, x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो इनके शून्य कौन कौन हो गया बच्चों, तो पहला हो गया 3 और दूसरा 4, इनके शून्य जो है 3 और 4 है। अगला प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई इनकी ऊंचाई के √3 गुनी है, तो उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक स्तंभ है बच्चों। ठीक है, अब देख पा रहे हैं ये जो है एक स्तंभ है। ठीक है, जिनकी ऊंचाई क्या है वो नहीं पता, लेकिन कह रहा है इनकी जो छाया है उनकी ऊंचाई का √3 गुना है। मान लेते हैं बच्चों इसकी जो ऊंचाई है उसको हम लोग x मान लेते हैं, क्या करेंगे x मान लेते हैं, तो इनकी जो छाया की लंबाई होगा क्या होगा, तो इनकी √3x हो जाएगा। बिल्कुल, आप समझे, माना ए बी क्या है स्तंभ की ऊंचाई, इसको हम लोग x माने, छाया की लंबाई क्या है तो इसका √3 गुना हो जाएगा। आप लेंगे ट्रायंगल ABC में, अब बच्चों यहाँ पे देखिए इस
के और इसमें संबंध दिखाना है, तो इसको हम लोग पी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बी। तो पी और बी में कौन संबंध दिखाता है, तो कहोगे सर टेन दिखाता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ लिया टेन थीटा बराबर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर क्या होता है टेन थीटा बराबर, तो कहोगे सर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब के जगह नाम क्या है ए बी और आधार का क्या है बी सी। तो टेन थीटा रहने देंगे। ए बी का वैल्यू कितना है, तो माने थे एक्स, और बी सी का क्या है, तो √3x। एक्स काट सकते हैं, बिल्कुल कहोगे सर काट सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/√3। अब बच्चों याद कीजिए 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो कहोगे सर टेन 30 डिग्री का होता है। अब टेन काट दीजिए, थीटा बराबर क्या हो गया, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी जो इसका उन्नयन कोण हो गया वो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एपी का पहला पद 2 और सार्वंतर 3 है, तो इसका 8वां पद क्या होगा। ठीक है, यानी कोई एपी है बच्चों जिसका जो पहला पद है वो 2 है, इनमें जो सार्वंतर जिसको हम लोग डी के नाम से जानते हैं कितना है, तो कहोगे सर 3 है। तो इनका 8वां पद क्या होगा, तो 8वां पद यानी कि ये 8 पूछ रहा है, तो ये 8 बराबर क्या होगा, पहला पद होगा और 7 को डी जोड़ेगा है ना, तो ये प्लस 7d। तो ये का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, 7d का वैल्यू कितना है, तो 3। तो 2 + 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा बच्चों 23। ठीक है, तो यहाँ पे 8वां पद जो हो जाएगा 23 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है यदि R 5-6 बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक 6, 5 और B 4 वायु को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। ठीक है, चलिए समझिए। जैसे मान के एक बिंदु यहाँ ए है, दूसरा है क्या बी। ठीक है, एक बिंदु बीच में हम लोग आर ले लेंगे जो ए बी का मध्य बिंदु है आर, इसका निर्देशांक क्या है 5-6। ठीक है, तो कह रहा है वाई का मान ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आर जो है ए बी का क्या है, तो मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु पर में से आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो अगर आर का निर्देशांक निकालेंगे तो आर यहाँ पे वाई का मान अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो y1 + y2 बटे 2। तो y1 कौन होगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो y1 + y2, y की जगह कितना है तो 5 बैठा देंगे। ठीक है, y2 की जगह कितना है तो y बैठा देंगे बटे 2, बटे क्या हो जाएगा बच्चों 2। अब y का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 6, तो इसलिए हमने y का वैल्यू कितना रख दिया 6। तो अब यहाँ पे इसे बाई क्रॉस कीजिए, तो 5 + y = 6 दूना क्या हो जाएगा 12। अब ये 5 जो है प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, इसलिए y बराबर क्या होगा 12 में 5 जाएगा तो 7, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 7। काफ़ी इजी तरीके से आ गया। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया 7। अगला प्रश्न बच्चों कह रहे किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है। ठीक है, आप समझिए किसी घन का जो विकर्ण होता है बच्चों ये क्या होता है, तो कहोगे सर √3a होता है। तो √3a बराबर कितना दिया हुआ है, तो 6√3 दिया हुआ है। ठीक है, अब √3 कट जाएगा, ये बराबर कितना आ गया, तो ये बराबर आ गया 6, यानी इसकी भुजा जो है वो 6 होगा। अब पूछा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहोगे सर 6a² होता है। तो 6 ये स्क्वायर, ये की जगह कितना होगा 6 का होल स्क्वायर, तो 6 × 36, 36 छके कितना होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे सिद्ध करें कि √3a का परिमेय संख्या। रट लीजिए बच्चों, एकदम निश्चित है यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को टपकेगा ही टपकेगा। ठीक है, सिर्फ आंकड़ा चेंज हो सकता है, √3 की जगह आपसे √2 पूछ ले, √5 पूछ ले, √7 पूछ ले, 1/√2 पूछ ले। ठीक है, 6 + √2 पूछ ले, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को एकदम फिक्स रहने वाला है। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों सबसे पहले क्या पूछा है कि अपरिमेय, हम लोग इसका ऑपोजिट मानेंगे, माने कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो माने √3 बराबर क्या है परिमेय संख्या, माने तो हम लोग p/q लिख सकते हैं। जहाँ p और q क्या है, तो कहोगे सर एक सभाज्य संख्या मानेंगे। ठीक है, सभाज्य संख्या है जहाँ q ≠ 0। सभाज्य का मतलब होता है इसमें, ठीक है, ऐसी संख्याओं का योग जिसमें एक के अलावा कोई भी निश्चित संख्या ना हो। चलिए स्क्वायरिंग बहुत साइड, यानी दोनों तरफ हम लोग वर्क कर देंगे। अगर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। अब अगर √3 को √3 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 3, तो यहाँ हो जाएगा p²/q²। अब बाई क्रॉस कीजिए इसको, क्या होगा 3q² = p²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सर, देखिए 3 जो है एक गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा भागा हो जाएगा। हमने यहाँ क्या माना था कि ये जो है सभाज्य संख्या, मतलब एक के अलावा कोई भी निश्चित गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि p² जो है, ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 3 से कट रहा है, मतलब एक तो निकल मैंने 3 से भी कट रहा है। ठीक है, अगर चाहते तो यहीं भी आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये समीकरण 2 में जो प्राप्त परिणाम हो रहा है बच्चों,
ये समीकरण 1 का विरोधाभास है, चूँकि हमने पहला समीकरण मान चुका है कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है, सभाज्य संख्या है। तो सभाज्य संख्या है मतलब पी और क्यू में एक के अलावा कोई भी निष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, बता रहा है कि 3 से ये विभाज्य हो रही है, ठीक है। चलिए, पी स्क्वायर 3 से विभाज्य, इसलिए पी भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। थोड़ा इसको और आगे ले जाते हैं। चलिए, मान लेंगे हम लोग पी बराबर 3r, जहाँ आर क्या है, तो आर एक पूर्णांक है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या, 3q स्क्वायर। तो पी की जगह हमने क्या माना है बच्चों, 3r का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9n। तो कहोगे सर 9r स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q स्क्वायर। अब यहाँ काट सकते हैं, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है, काट देंगे, क्या बचा, 3r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। इसलिए r स्क्वायर बराबर क्या होगा, q स्क्वायर बटे 3, यानी q स्क्वायर भी 3 से विभाज्य होगा, इसलिए 3 भी क्या, q भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। यानी p भी 3 से विभाज्य हो रहा था, q भी 3 से विभाज्य हो रहा था। मतलब ये दोनों में कॉमन कितना है, कहोगे सब दोनों में जो है कॉमन 3 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पहले बता रखा है कि एक के अलावा कोई भी निष्ठ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 जो है वो भी निष्ठ हो रहा है, इसलिए हमारी मानना गलत था। अतः क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो यह 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब एक घड़ी की मिनट की जो सुई है बच्चों, ठीक है, अब समझिए एक घड़ी है, इनकी जो मिनट की सुई है, ठीक है, उनकी लंबाई कितनी है, तो उनकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। जो इनकी लंबाई होगा वही इनकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब बोला 10 मिनट में, अब समझिए टोटल 60 मिनट में कितना बनाता है, तो 60 मिनट में कहोगे सर 360 डिग्री का कौन बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 1 मिनट में 360 बटे 60, यानी कि 6 डिग्री बनाता है। तो 10 मिनट में कितना बनाएगा, तो 60 डिग्री बनाएगा। चलिए कितना बनाएगा, तो 60 डिग्री बनाएगा, इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो 14 सेंटीमीटर। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे सर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की जगह कितना रखोगे, तो 60 डिग्री बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है, 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, ठीक है। काट सकते हैं, 6 का 6, 6 छके 36, ठीक है। अब फिर काट के 2 तिया 6 और 2 को 11 बार में, तो 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22, फिर यहाँ क्या बच गया 14, ठीक है। 14 से गुना कीजिए, नीचे क्या बचा है, तो नीचे कहोगे 3 बचा है। अब इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 11 दूना 22, 22 को 14 से कीजिएगा 308, 308 बटे 3, यानी कि 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 3 मार्क्स में पूछने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। आप लोग वृत्त चैप्टर में पढ़े होंगे बच्चों। आप समझिए यहाँ पे ये जो है ये स्पर्श रेखा है और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे है, ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्या है। तो कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों आपस में इक्वल हो गए, वही हम लोग को दिखा देना है। चलिए, तो माना पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं, सिद्ध करना है पी क्यू इक्वल टू पी आर। रचना क्या किए बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ओ से क्यू मिलाएं इसको, और यहाँ से इसको मिलाएं, फिर यहाँ से इसको मिलाया है ना, तो ओ पी खींचा। अब उत्पत्ति, अब दोनों में से क्या हो, देख रहे एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये, दो त्रिभुज बनाना। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि ट्रायंगल ओ क्यू पी तथा ट्रायंगल ओ आर पी में, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ओ क्यू, ठीक है, ट्रायंगल ओ क्यू पी, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रही है और इस त्रिभुज की, ठीक है। अभी दोनों में क्या क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये ओ क्यू और ओ आर बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है। आप समझे ओ पी बराबर ओ पी होगा, क्योंकि ये देखिए उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुज के लिए है ना, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए बच्चों ये जो कौन क्यू है और कौन आर है, ठीक है, यानी कि पी आर ओ लिख सकते हैं, तो ओ आर पी, और यहाँ पे लिख सकते हैं पी ओ क्यू, सॉरी पी क्यू ओ। ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के हैं, कितने हैं, तो 90 डिग्री के हैं। वही यहाँ पे लिखे देखिएगा कि ओ क्यू बराबर ओ आर, ये क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है। ओ पी बराबर ओ पी, ये क्या है, तो उभयनिष्ठ हो जाएंगे, दोनों में त्रिभुजों में है। कौन क्यू बराबर कौन आर, 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ठीक है, 90 मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में RHS से आप लोग पढ़े होंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब एक चीज़ और आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग, संगत भुजा, संगत कोण क्या होते हैं, अब बराबर होते हैं, इसलिए संगत भुजा इनकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि कौन, सॉरी पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है, सी पी सी टी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए यानी हम लोग को लाना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट
थीटा का होल स्क्वायर से 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो LH इसको मान लेंगे, ठीक है। तो LH हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। तो LHS क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों कोसेक थीटा की जगह हम लोग तोड़ सकते हैं। तो कहोगे सर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ लिखा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। चलिए अगला देखते हैं। अब समझिए यहाँ पे ये दोनों में से देखिए इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ कट जाएगा यानी कि 1 माइनस यहाँ पे साइन थीटा एक बार में आ जाएगा, नहीं यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा बच्चा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ साइन स्क्वायर था, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब समझिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब समझिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग ये मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ समझिए अगर रहे एक्स माइनस 2 रे का होल स्क्वायर रहे तो इसको 2 बार लिख सकते थे ना, बिल्कुल। तो वही लिखे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो वही लिखे 2 बार। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये की जगह 1 और बी की जगह क्या है, तो कॉस थीटा है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो लाना था हमें, तो ये हो जाएगा RHS प्रूफ, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 तथा बी का निर्देशांक 1 और 4 है। समझिए यहाँ पे देखिए एक वृत्त है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, इनका व्यास है। एक बिंदु ये है जिसका निर्देशांक XY मान लेंगे, एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 1 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है बिंदु O जो है, ठीक है, इनका निर्देशांक दे दिया बच्चों कितना, 2 और -3। अब समझिए यहाँ पे ये जो O दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, AB का तो मध्य बिंदु है ना। तो ये क्या है, तो AB का ही मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पर में से आप लोग जानते हैं क्या होता है, अगर इसका x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो x1 + x2/2 होगा ना, बिल्कुल। अब समझिए x का वैल्यू कितना था, तो x का वैल्यू 2 था। तो x1 + x2, x1 की जगह कितना है, तो x है, x2 की जगह कितना है 1/2। तो यहाँ पे बाई क्रॉस कर सकते हैं, तो x + 1 2 दूना कितना होगा 4। अब ये क्या प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, यानी x बराबर 3। सेम यही प्रक्रिया y में निकालेंगे तो y बराबर क्या होता है, तो y1 + y2/2। y का वैल्यू कितना दिया हुआ था -3, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा y1 + y2/2। तो y2 की जगह कितना है सर, तो रखोगे 4, ठीक है। अब इसको बाई क्रॉस कर दीजिए, तो y + 4 = क्या होगा, 3 दूना -6 होगा ना, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो बचा y, ये 4 प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में। तो y बराबर क्या होगा, -6 और -4 कितना होगा, -10, ठीक है। यानी कि जो बिंदु ये का निर्देशांक निकला कितना निकला, x का वैल्यू हमने निकाला है 3 और y का -10, यानी कि 3 और -10। उस AP का प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा जिसमें d बराबर 7 और ये 22वां पद बराबर 149 है। तो d बराबर 7, ये 22वां बराबर 149। तो ये 22 हमें दी हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है, तो 149 दिया है। अब ये 22 को हम लोग लिख सकते हैं a + 21d = 149, बिल्कुल। तो ये रहने देंगे 21d, d का वैल्यू कितना है, तो 7 बराबर 149, ठीक है। अब समझिए a, अब 21 को 7 से गुना करोगे तो कितना होगा, 147 बराबर 149। इसलिए a बराबर क्या होगा, 147 से प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी ये बराबर कितना हो गया, तो ये बराबर आ गया 2, ठीक है। अभी आंसर नहीं हुआ है बच्चों, आगे देखिए। तो हमसे पूछ लिया है कि ये 22वां पद ज्ञात करें, यानी कि S22 बराबर, तो S22 बराबर क्या होगा, तो n/2 2a + n - 1 × d। तो n की जगह कितना है, तो 22वां पद पूछा, यानी कि n बराबर 22। तो 22/2 कितना होगा 11। 2a का वैल्यू हमने फाइंड किया कितना, तो 2, n - 1, ठीक है। तो n की जगह कितना है 22 - 1 × d का वैल्यू कितना है 7, ठीक है। तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 2 दूना 4, 22 में 1 जाएगा तो कितना होगा 21, 21 को 7 से गुना कीजिए तो 147, ठीक है। अब 11 147 और 4 जोड़ोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 151। आप समझिए 151 को अगर 11 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1661, यानी कि S22 पदों का योग कितना हो गया, तो 1661 आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न,
कह रहा आकृति में यदि एलियम समांतर सी बी है और एन समांतर सी डी है तो सिद्ध करें कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। अब समझिए यहाँ पे, ठीक है, ये एलियम बोल रहा है, ठीक है, एलियम जो है किसके समांतर है, सी बी के, और ये एलियन जो है वो सी डी के समांतर है, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि क्या करना है बच्चों, कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी होगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि एलियम जो है वो समांतर है सी बी के। अब जब एलियम जो है वो समांतर है सी बी के, तो आधारभूत प्रमेय से हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर एक भुजा की समांतर दूसरी भुजा होती है, भुजाएं अनुपातिक होती है, क्या हो जाएगा, ए एम बटे ए बी होगा बराबर क्या हो जाएगा, ए एल बटे ए सी। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तथा अब क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है एलियन जो है वो ए बी समांतर है, ये भी किसके है, इसके समांतर है सी डी के। अब समांतर ये भी भुजा तो अनुपातिक हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी। अब समझिए बच्चों, यहाँ कह रहा है ए एल बटे ए सी जो है ए एम बटे ए बी के इक्वल है। यहाँ कह रहा है नहीं भैया, ए एल बटे ए सी जो है वो ए एन बटे ए डी के बराबर, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए समीकरण 1 तो था 2 से, तो ए एम बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटे ए डी। बस इतना ही करना है, ठीक है। प्रूफ अगला कह रहा है 2 कोसेक 30 प्लस एक्स साइन 60, ठीक है। यहाँ पे छूट गया बच्चों, क्वेश्चन में शायद मिस्टेक है। यहाँ पे है एक्स साइन स्क्वायर 60, एक्स साइन स्क्वायर 60, ठीक है, बराबर 10। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, अब समझिए, 2 रहने देंगे, कोसेक 30, कोसेक 30 यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2, तो 2 का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया, 8, ठीक है। अब समझिए √3/2 का होल स्क्वायर करोगे, इनको 2 बार गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, तो √3 को √3 से गुना करोगे तो 3, 2 दूना 4, यानी कि 3/4, यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा, 3x/4। अभी 8 प्लस इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा ना, बिल्कुल। अब समझिए यहाँ बचा 3x/4, ये 8 इधर प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 3x/4, 10 में 8 गया तो कितना बचा, तो कहोगे सर 2, अपने से एक दीजिए, बाई क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, 4 दूना 8, यानी x बराबर हो जाएगा 8/3। x का वैल्यू कितना आ गया, 8/3। अगला प्रश्न कह रहा है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, 3 में से यदि 6 गेंद निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह गेंद लाल होगा और यह काली होगा। अब समझिए बच्चों, थैले में टोटल गेंद कितने हैं, तो कहोगे सर 3 + 5, टोटल गेंद कितने हैं, तो 8 हैं। अब इनकी क्या एक प्रायिकता होगी, ठीक है, कि ये गेंद लाल होगा। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3, तो प्रायिकता ऑफ रेड यानी लाल गेंद की तो क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणामों की संख्या। तो लाल गेंद की संख्या कितना है, 3, टोटल कितने हैं गेंद, तो 8, तो डाट लिखिए 3/8। अब पूछ गया काली गेंदों की प्रायिकता, तो काली गेंद की संख्या कितनी है झोले में, तो कहोगे सर 0 है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता ऑफ ब्लैक, ठीक है, प्रायिकता ऑफ ब्लैक बराबर क्या होगा, इसकी संख्या तो 0 है, तो 0/8 बराबर 0, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके, कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिनके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। तो कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है तथा इनका व्यास जो है 5 मिलीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझिए, ये देखिए कैप्सूल का एक दवा है, कैप्सूल खाए ना बच्चों आप लोग, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों इसके जो है, ठीक है, साइड ये किस आकार का है, तो एक अर्धगोला है, ठीक है। अब यहाँ बीच में जो तोड़ने वाला था, अब ये जो है बच्चों यहाँ से यहाँ तक एक बेलन आकार का है, किस आकार का है, तो बेलन का आकार का है, ठीक है। अब तो अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है, तो 5 मिलीमीटर, इनकी त्रिज्या निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 mm/2 यानी कि 2.5 मिलीमीटर। कैप्सूल की लंबाई टोटल कितना दिया है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दिया हुआ है 14 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना दिया है, तो 14 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब समझिए 14 मिलीमीटर, तो ये बेलन जो यहाँ से यहाँ तक है, ये बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 14 में से 2.5 और 2.5 इधर साइड बाद हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यानी कि 14 में से 5 चल गया तो कितना बचा बच्चों, तो 9। अब कह रहा है इस संपूर्ण कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालोगे, सबसे पहले बेलन का निकालना पड़ेगा, तो बेलन का वक्रपीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले, ठीक है, तो प्लस 2 अर्धगोले का वक्रपीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr/h प्लस 2πr², ठीक है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 4πr²। अब समझिए इसको, ठीक है, 4πr²। अब समझिए यहाँ पे 2πr यहाँ भी है, ठीक है,
यहाँ भी 2πr कॉमन जा सकता है, इसलिए 2πr हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा, तो h बचा, यहाँ क्या बचा, तो 2 दूना 4 2, और यहाँ पे r स्क्वायर था, हमने r कॉमन लिया तो यहाँ पे 2r। ठीक है, तो 2 पाई का मान बैठा दीजिए 22/7। r का वैल्यू कितना बच्चों, तो 5/2 रख सकते हैं, यानी कि 2.5 की जगह हम लोग 5/2 रखिए, काटने में सुविधा होगा। h का वैल्यू कितना है 9, ठीक है, 2r 2, ठीक है, और r की जगह कितना है, तो r की जगह 5/2 है, 2 2 कट गया तो क्या बचा 5, तो 9 5 जोड़ी 14। अब इसको काटिए बच्चों, इसको जब गुना कीजिए 7 दूना 14, तो यहाँ क्या होगा 22 × 110, 110 को अगर 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास में कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग, ठीक है, यहाँ पे छूट गया, 2 धनात्मक क्रमागत यहाँ पे होगा। ठीक है, 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो बच्चों सबसे पहला हम लोग मान लेंगे, माना पहला संख्या x, दूसरा क्या हो जाएगा, तो क्रमागत की बात किया हमने, ठीक, इसके अगला तो क्या हो जाएगा x + 1। अब कह रहा है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग करेंगे तो x² का वर्ग हो जाएगा प्लस x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 365। तो x², अब ये इसको मान लेंगे a, इसको करेंगे b, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो कहोगे सर a² + 2ab + b², तो x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x + b का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर 1 बराबर 365। अब समझिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² + 2x, ठीक है, यहाँ पे +1, इसको 365 जो प्लस में इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस में, = 0। अब 2x² + 2x, 1 में से 365 चल जाएगा तो क्या होगा -364 = 0। अब देखिए बच्चों दोनों में से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 364 जो भी 2 से कॉमन जा सकता है, तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, पूरा 2 में कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा x², यहाँ पे क्या बचा x, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा तो 182 = 0। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, अब 182 को ऐसी 2 संख्या में तोड़िए ताकि यहाँ पे जोड़ने घटाने में x आ जाए और गुना करने पर 182 आ जाएगा। तो कहोगे सर 13 और 14 में हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस में x लाना है, इसलिए क्या करेंगे -13x + 14x, ठीक है, -182 = 0। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे और यहाँ पे इसमें कॉमन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या जाएगा, तो कॉमन क्या जाएगा, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचा x² में से तो x बचेगा, यहाँ पे x था इसको निकाल लें तो यहाँ क्या बचा -13। ठीक है, -13। अब यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 14 कॉमन चल जाएगा, 14 × 14 यहाँ क्या बचा x, यहाँ पे माइनस है, तो अगर यहाँ पे प्लस देंगे तो प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, तो इसलिए हम माइनस देंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 14 18 14 यहाँ पे 182 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 बार हम लोग को गुना करना पड़ेगा, 14 को अगर 13 से गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा = 0। तो यहाँ पे दोनों में क्या मिला, तो x - 13 और यहाँ भी x - 13, तो एगो इसको लेंगे x - 13, दूसरा क्या है तो x + 14, x + 14 = 0। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे तो जाएगा x - 13 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, दूसरा क्या है x + 14 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा 14। इसलिए संख्याएं कौन कौन हो जाएगी बच्चों, तो संख्या 13 और दूसरा क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो थे आपका मॉडल पेपर के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।